नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने संकल्प बैच की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है सुपरफ्लो सेंटेंसेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन प्री से लेके मेंस तक कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, इस टॉपिक में कई सारे चैप्टर्स एक साथ कवर होता है। अभी जब इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक तरीके का रिवीजन है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है कई सारे चैप्टर्स का रिवीजन है, वैसे सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस जो टॉपिक है ये भी एक तरीके से कई सारे चैप्टर्स का रिवीजन है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले और इस पूरे संकल्प बैच को शुरू से देखें। अगर मैं संकल्प बैच की बात करूं तो ये संकल्प बैच जो है 12 जून से स्टार्ट हुआ था, 31 जुलाई तक खत्म होना है। इसकी जो वीडियोज है वो 3 बजे दोपहर में आती है, 3:15 में इसका पीडीएफ अपलोड हो जाता है। ये जो क्लासेज है मैं रिकॉर्डेड मोड में प्रोवाइड करता हूँ जिससे आपका टाइम सेव हो सके। अगर मैं बात करूँ इस बैच में क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हमने नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब बेसिक, वर्ब एडवांस ये सारा कवर कर लिया है। पैराजम्बल कवर कर लिया है, एक्टिव पैसिव वॉइस कवर कर लिया है, जो है प्रीपोजिशन का एक लेक्चर कवर कर लिया है, कंडीशनल सेंटेंसेस पूरा कवर कर दिया, क्वेश्चन टैग कवर हो गया है और आज हमारा सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस इस क्लास में कवर हो जाएगा। तो लगभग लगभग हम ग्रामर की समाप्ति पे भी हैं। अगर हम बात करें जो है कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन में पैराजम्बल समाप्त कर दिया गया। पैसेज ऑफ क्लोज टेस्ट की कुछ क्लासेस अपने को लेनी है जिससे आपका काम हो जाएगा, वो भी मैं कवर करा दूंगा। और अगर मैं वोकैब की बात करूं जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2 क्लासेस दी है, जिसमें 500 से ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किया है, एक क्लास उस पर और दूंगा। और जो बचा हुआ समय है, इस बचे हुए समय में मैं आपको वोकैब खूब अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्योंकि ग्रामर हम फिनिश करने पे आए हैं। मुझे लगता है 12, 13, 14 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा। और अगर 15 तारीख तक भी खत्म हो जाएगा तो 15 दिन आपके पास वोकैब पढ़ाने के लिए अच्छा खासा समय मेरे पास बचा रहेगा। मैं ठीक से वोकैब आपका कवर करा दूंगा। सारे बच्चे इस प्लेलिस्ट को अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ 2004 से 2024, मतलब एसएससी का पूरा इतिहास, उसका पूरा पैटर्न डिकोड करके कवर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं मुद्दे की कि आज का टॉपिक जो है हमारा सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस है। और आज हम रूल बाय रूल चलेंगे, क्योंकि ये लगभग आपका रिवीजन है बाकी चैप्टर्स का। अब मैं अपने 2 बैच के विषय में इन्फॉर्मेशन पास करना चाहूँगा। जिन बच्चों को मेरे से बेसिक से पढ़ना है वो बच्चे जो है मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और जो बच्चे मेरे साथ मेंस पढ़ना चाहते हैं इस साल का, उनके लिए भी जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं आज के दिन पे। अगर आज के दिन की बात करें, आज जो सबसे पहली चीज़ कवर करनी है, यूँ मैं बताऊँ, या जो सबसे पहले रिवीजन करना है वो रिवीजन करना है जैसे अनटिल और अनलेस। अगर अनटिल और अनलेस की बात करें, इससे पहले आपने कंडीशनल सेंटेंसेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चा अनटिल और जो अनलेस होता है ये अपने आप में निगेटिव होता है। ये अगर अपने आप में निगेटिव है तो इनके साथ नॉट, नो और नेवर का इस्तेमाल नहीं करते। नॉट, नो और नेवर का इस्तेमाल नहीं करते। ये मैंने कब बताया था? जब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस बता रहा था, मैंने वहाँ पे ये बात आपको बताई थी। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस। तो सबसे पहले सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है वो समझ लो। सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सेंटेंस में ग्रामेटिकली जितनी चीज़ रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अगर दे दिया जाए। जैसे अगर मैं अनटिल और अनलेस की बात करूँ तो ये निगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। तो किसी अगर क्लॉज में अनटिल और अनलेस है, इसका मतलब है वो उस सेक्शन को निगेटिव ऑलरेडी बना रहे हैं। उसके साथ नॉट, नो और नेबर का इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि जब ये निगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो नॉट, नो और नेबर भी निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो उस पर्टिकुलर क्लॉज में, अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज में जो है, आपको नॉट, नो और नेबर लगाने की जरूरत नहीं होती है। अभी मैंने आपका एडवर्ब का चैप्टर नहीं कवर किया है। मैं एडवर्ब के चैप्टर की अगर बात करूं, जरा ध्यान से देखिएगा इन शब्दों को, अभी मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको वापस से रिवीजन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम और बेयरली जैसे शब्दों की, तो इन शब्दों को ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो अपने आप में निगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। कैसा मीनिंग कन्वे करते हैं? ये निगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। अगर ये निगेटिव, जैसे हार्डली का मतलब हो गया मुश्किल से, शायद ही, ना के बराबर, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ना कि हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम और बेयरली, ये निगेटिव वर्ड्स हैं, निगेटिव एडवर्ब्स हैं। इनके साथ नो, नॉट और नेबर का इस्तेमाल अगर सेंटेंस के अंदर हो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो इनके साथ नो, नॉट और नेबर का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से मैं कुछ वर्ब की बात करना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखना। जैसे मैं फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। डिनाई का मतलब क्या होता है? मना करना। ये सारे ऐसे वर्ब हैं, इन वर्ब्स का मतलब होता है मना करना। तो ये भी अपने आप में कैसे होते हैं? ये भी अपने आप में निगेटिव होते हैं। ये भी अपने आप में निगेटिव होते हैं। ये अपने आप में निगेटिव होते हैं। अगर ये निगेटिव होते हैं तो इनके साथ भी हम नो, नॉट और नेवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब इन वर्ब का इस्तेमाल होता है तो आपको पूरा सेंटेंस सही से चेक करना होता है मीनिंग के हिसाब से।
अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, जरा कुछ प्रीपोजिशंस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर की, ठीक है ना, ये भी अपने आप में नेगेटिव होता है। अगर मैं बात करूं बट की, तो बट जो है आपका कंजंक्शन की तरफ इस्तेमाल होता है, बट जो है आपका प्रीपोजिशन की तरफ इस्तेमाल होता है। विदाउट की बात करें तो विदाउट जो है, विदाउट बट और फॉर, ये तीन के तीनों जो है ध्यान रखिएगा, ये तीनों अपने साथ नॉट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने साथ नॉट और नो जैसे शब्दों का इस्तेमाल इनके साथ नहीं होता, ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग करने करते हैं। अगर मैं लेस की बात करूं, ये हम पढ़ते हैं कहाँ पे, अगर मैं बताऊं इसको, मॉडल पढ़ते वक्त हमको लेस पढ़ना होता है और शायद मेरे से वहां चूक गया था। तो लेस के साथ ध्यान रखिएगा, लेस के साथ हम पेयर में शुड का इस्तेमाल करते हैं, और लेस के साथ अगर नॉट का इस्तेमाल हो तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। इसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लेस अपने आप में जो है निगेटिव मीनिंग करने करता है। ये कुछ 4 एग्जाम्पल है, इन 4 एग्जाम्पल्स को जरा ध्यान से देखोगे और इनको समझोगे तो इसमें कहीं आपको इन शब्दों के साथ आपको नो या नॉट का इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाने के लिए, उनको आपको करेक्ट करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, यू कैन नॉट गेट ए जॉब अनलेस यू हैव नो एक्सपीरियंस। यू कैन नॉट गेट ए जॉब, तो सबसे पहले मैंने अनलेस और अनटिल वाले केस में क्या होगा कि अनटिल और अनलेस से लगा हुआ क्लॉज आपको चेक करना होता है। तो ये अनलेस से लगा हुआ क्लॉज ये है आपका, तो इसमें आपको चेक करना है अनटिल और अनलेस के साथ नो और नॉट, नेवर तो नहीं इस्तेमाल है। इसके पहले वाले क्लॉज में नॉट हो सकता है, जहां पे यहाँ पे कैन नॉट का इस्तेमाल है, कैन नॉट का यूज हो सकता है। अनटिल और अनलेस के केस में हम वो वाला क्लॉज चेक करते हैं। तो यू कैन नॉट गेट ए जॉब, तुम जॉब नहीं पा सकते हो जब तक कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो जब अनलेस की बात कर रहे हैं तो अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कर रहा है। इसके साथ नो या नॉट का इस्तेमाल सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देता है। अगला सेंटेंस जरा ध्यान से देखो, द अम्बेसडर डिनाइड दैट, अम्बेसडर ने मना किया, एनी मिसाइल हैड नॉट बीन फायर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, कि कोई भी मिसाइल फायर नहीं किया गया। देखो जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और हमने कहा कि भैया, जैसे मान लो कि पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया ने मिसाइल फायर किया। अब इंडिया इस स्टेटमेंट को अम्बेसडर को डिनाई करना है, तो अम्बेसडर ने कहा कि नहीं फायर किया गया, तो उसने डिनाई कर दिया। तो जब हम लिख रहे थे अम्बेसडर डिनाइड, तो अगला स्टेटमेंट क्या हुआ कि कोई काम हुआ है, कोई काम हुआ है उसको डिनाई किया गया, कोई काम नहीं हुआ है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको डिनाई नहीं किया जाता है। कोई काम हुआ है, कोई काम हुआ है उसको डिनाई किया जाता है, कोई काम नहीं हुआ है उसको एक्सेप्ट करोगे। द अम्बेसडर डिनाइड दैट एनी मिसाइल्स हैड नॉट बीन फायर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, यहाँ पे अगर मैं इस नॉट को हटा दूं और मैं यूं कह दूं अम्बेसडर ने डिनाई किया कि कोई मिसाइल फायर हुआ है, तो ये सेंटेंस प्रॉपर मीनिंग कन्वे करेगा। तो कुल मिला जुला के आपको ये समझना है कि जो डिनाई होता है और जो फॉरबिड होता है और जो प्रोहिबिट होता है, ये शब्द अपने आप में निगेटिव है, इनके साथ नॉट और नो और नेवर का इस्तेमाल सेंटेंसेस में नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस है। अगला देखो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, तो लेस के साथ हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, पर लेस के साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉट का यूज यहाँ पे गलत है। अगला है, एलिस वॉज सो बिजी सी डिड नॉट हार्डली नोटिस द डेज पास बाई, तो हार्डली के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, हार्डली अपने आप में नेगेटिव होता है, इसके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हम है ये ऑलरेडी हम कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि जिस क्लॉज में अनटिल और अनलेस है उस क्लॉज में हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। ये अभी हम लोग एडवर्ब में दोबारा से कवर करेंगे जो है सेम इसी चीज को, ठीक है। और ये जो है फॉरबिड, डिनाई और प्रोहिबिट, ये आपको यहीं पे याद करना है, और ये भी यहीं पे याद करना है कि विदाउट बट और फॉर के साथ हम नॉट नहीं लेते हैं, लेस के साथ हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, लेस के साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये कहानी एक बार अगर सही से आप सुन लोगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते वक्त ये वहाँ पे रिवीजन होगा, फिर इस चैप्टर को जब रिवाइज करोगे तो भी रिवाइज हो जाएगा। इसी तरीके से ये यहाँ रिवाइज होगा, जब एडवर्ब पढ़ोगे तो वहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। इसको आपको यहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसको भी यहीं याद करना पड़ेगा। लेस जो है जब आप मॉडल्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ कवर कराई जाती है, और इतने ही स्टेटमेंट वहाँ पे भी बताया जाता है कि लेस के साथ शुड इस्तेमाल करते हैं, लेस के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वहाँ पे भी एक दो एग्जाम्पल रहता है, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है। तो आई होप ये पूरी चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। ये चैप्टर ऐसा है कि एक बार अच्छे से सुन लोगे, फिर उसके बाद जो है इस PDF को डाउनलोड करके इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जरा ध्यान से देखना, री के साथ एक बात होती है, री का मतलब होता है वापस, या री का मतलब होता है दोबारा। री का मतलब वापस होता है या री का मतलब दोबारा होता है। जैसे मैंने बोला रिसीड, रिटर्न, रिटर्न का मतलब पीछे होना, रिसीड का मतलब पीछे हटना, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना। विड्रॉ हो गया, मैं इस विड्रॉ को छोड़ देता हूं अलग से, जरा ध्यान से बाकी सब में क्या लिखा हुआ है। रिकॉल, रीएम्बर्स, रिकॉल दोबारा रिकॉल करना, दोबारा करना, तो यहाँ री दोबारा को सेंस में दे रहा है, ठीक है ना। रिटर्न वापस हटने के सेंस में दे रहा है। तो जो री होता है ये वापस या दोबारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एज ए सफिक्स नहीं लगाया जाता, प्रीफिक्स लगाया जाता है। री इसका मतलब होता है वापस या दोबारा। तो ध्यान रखना, जो बैक होता है इसका मतलब भी वापस या दोबारा होता है,
क्या होता है? बैक का मतलब भी वापस या दोबारा होता है, और अगेन का मतलब भी वापस और दोबारा होता है। तो री के साथ ध्यान रखिएगा कि ना बैक लगाया जाता है ना अगेन लगाया जाता है। तो जैसे रिसीड है, रिटर्न है, रिट्रीट है, रिकॉल है, रिम्बर्स है, इनके साथ आप बैक का इस्तेमाल नहीं करोगे, इनके साथ आप बैक का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि रिसीड बैक, रिसीड बैक लिखना गलत होता है। रिटर्न के साथ अगर मैं बात करूं, रिटर्न के साथ बैक लिखना गलत होता है। रिट्रीट के साथ बैक लिखना गलत होता है। रिकॉल के साथ बैक लिखना गलत होता है। और रीइंबर्स के साथ भी बैक लिखना गलत होता है। इन सब के साथ बैक लिखना गलत होता है। ये सारे शब्द में तो बस ये आपको याद रह जाएगा, री अगर लगा हुआ है किसी शब्द के प्रीफिक्स में तो उसके साथ बैक और अगेन नहीं लगाते हो। विड्रॉ अलग से याद करना पड़ेगा, विड्रॉ के साथ बैक नहीं लगाते हैं, विड्रॉ के साथ अगेन नहीं लगाते हो। समझ में आया? तो इसके साथ बैक लगाना गलत है। एग्जाम्पल में बहुत आसानी से दिख जाएगा जब सेंटेंस में आएगा। जैसे लिखा है दे वर फोर्स टू रिटर्न बैक। रिदम में ध्यान रखना कि रिदम में अगर ये चीज पढ़ के नहीं गए हो तो वहां पे कभी आपको पता नहीं चलेगा कि ये भाई एरर है। कि हमने बोला ना कि दे वर फोर्स टू, वो फोर्स हो गए रिटर्न बैक करने के लिए, वापस आने के लिए टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहां से वो बिलोंग करते थे, जिस कंट्री से, वहां वापस आने के लिए जो है वो फोर्स हो गए। तो अपने आप को लगेगा कि ठीक है रिटर्न बैक हो गए, रिटर्न बैक हो गए, क्योंकि आम जिंदगी में हम रिटर्न बैक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है, ये कोलोकियल इंग्लिश में मतलब आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है, पर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाया जाता, रिटर्न में बैक ऑलरेडी छुपा होता है। रिटर्न का मतलब होता है टर्न बैक, रिटर्न का मतलब होता है क्या? टर्न बैक, टर्न बैक। इसके अंदर बैक ऑलरेडी छुपा होता है, तो रिटर्न के साथ बैक लगाना गलत होता है। इसी तरीके से रीइंबर्स में बैक ऑलरेडी रहता है, तो बैक हटाना जो है, जैसे आपने खर्च कर दिया, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैंने खर्च कर दिया है, मुझे उस खर्च किए हुए पैसे को दोबारा से कंपनी से वापस लेना होता है। तो जब हम वापस लेते हैं तो रिम्बर्स कहते हैं, और रिम्बर्स में वापस अपने आप में छुपा रहता है। इसके साथ बैक लगाना सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाना होता है, ठीक है ना। रिट्रीट बैक, रिट्रीट के साथ बैक नहीं लगाते, इसी तरह रिकॉल के साथ बैक नहीं लगाते, तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं री से रिलेटेड, कुछ और है जिनके साथ अगेन नहीं लगाते, जो एग्जाम में पूछा था। रिपीट के साथ अगेन नहीं होता है, रिकैपिचुलेट के साथ अगेन नहीं लगाते हैं, रिकॉल के साथ अगेन नहीं लगाते हैं, रिबॉर्न के साथ मतलब रिबॉर्न का मतलब क्या हुआ? दोबारा पैदा हुए। रिबिल्ड का मतलब होता है कि दोबारा से बनाया आपने। तो इन सब के साथ जो है अगेन का इस्तेमाल नहीं करते, इनके साथ आप अगेन का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे सी रिपीटेड द वर्ड अगेन, अगेन गलत है। दे द कैथेड्रल वॉज कंप्लीटली रिबिल्ट अगेन, अगेन गलत है। दे बिलीव दैट पीपुल आर रिबॉर्न अगेन, रिबॉर्न के साथ अगेन अलग है। तो ये जब भी आप देखना री, तो याद करना है क्या? री के साथ आप अगेन नहीं लगाते हो और री के साथ आप बैक नहीं लगाते हो। तो ये आसानी से आपको याद रह जाएगा। विदाउट आपको अलग से याद करना पड़ेगा कि विदाउट के साथ आप जो है अगेन और बैक नहीं लगाते हो। तो ये आपको अलग से बस याद करना पड़ेगा, बाकी ये टोन और रिदम याद रह जाएगा। इसके बाद जरा सा बात करें, और ये एग्जेक्टिव के चैप्टर का रिवीजन है, जरा ध्यान से देखना। एग्जेक्टिव के चैप्टर में सब पढ़ा के आए हो। अगर हम बात करें इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, अल्टीरियर की, मेजर की, माइनर की, तो जिसमें आई और लगा होता है इसके साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। एक रूल तो आपको याद होगा, प्रीफर और प्रेफरेबल के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके साथ देन लगाना है तो हम रेदर देन लगाते हैं। ये एग्जेक्टिव के चैप्टर में आपको पढ़ाया, और एग्जेक्टिव बहुत सही से पढ़ाया, आपको पूरा पैटर्न काट छाट के पढ़ाया है। वहां पे ध्यान रखना कि हमने ये भी बताया था कि मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते इनके साथ। इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर के साथ हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया था, कुछ एग्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपने आप में सुप्रीम अवस्था में होते हैं, वो उनकी अपनी लास्ट स्टेज होती है, उसके बाद उसकी अवस्था नहीं बदली जा सकती। मतलब उसको कंपैरेटिव डिग्री में नहीं डाला जा सकता है या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं डाला सकता है। जैसे ये सारे शब्द अगर आपको याद हो, तो जैसे सर्कुलर की बात हुई थी, इम्पटी की बात हुई थी, वहां पे एक्सेलेंट की बात हुई थी, एक्सट्रीम की बात हुई थी, चीफ की बात हुई थी, इंटायर की बात हुई थी, कंप्लीट की बात हुई थी, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल और सुप्रीम। ये सारे ऐसे हैं जो अपने आप में लास्ट स्टेज के शब्द हैं, मतलब इनके बाद इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है। तो इन शब्दों को जब भी देखें तो इनके साथ आपको ध्यान रखना है, मोर और मोस्ट का इस्तेमाल हम इनके साथ नहीं करते हैं। अब जरा अगर मैं थोड़ा तेजी से आपको इन एग्जाम्पल से रूबरू कराना चाहूँ तो जरा ध्यान देखो। ही ब्रिंग्स एज ए मोर यूनिक, यूनिक के साथ मोर का यूज गलत है। द रूम वाज मोर रेक्टेंगुलर, भाई ये शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई चीज सर्किल है तो सर्किल है, कोई चीज रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर है। मोर और मोस्ट रेक्टेंगुलर या मोर एंड मोस्ट सर्कुलर का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसके साथ मोर का इस्तेमाल करना गलत है। द स्टोरी इज अबाउट ए वुमन हु इज ऑफर्ड द एलिक्सियर ऑफ द मोस्ट इटर्नल। कोई चीज भैया इटर्नल है तो इटर्नल होती है, ये सुप्रीम अवस्था है अपने आप में, ये लास्ट स्टेज है। इटर्नल के बाद मोर और मोस्ट नहीं होता है। इसके बाद बात करें, ही डिमांड्स मोर एब्सोल्यूट। कोई चीज एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट है, मोर एब्सोल्यूट, मोस्ट एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज नहीं होती है। कोई चीज मोस्ट परफेक्ट जैसी चीज नहीं होती, कोई चीज परफेक्ट है तो परफेक्ट है। अब परफेक्ट लास्ट स्टेज होती है, फिर मोर और मोस्ट नहीं लगा सकते उसके साथ। कोई चीज एक्सेलेंट है तो एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट के साथ मोर और मोस्ट का कोई मतलब नहीं बनता है।
कोई चीज़ यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल है, मोर और मोस का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इनको आपको एग्जेक्टिव के चैप्टर में भी रिवाइज करना होता है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर को जब पढ़ाया जाता है तो इसमें भी आपको वही सेम चीज़ आपको रिवाइज करना होता है, क्योंकि इनसे सेंटेंस बनता है सुपरफ्लुअस। समझ में आया? एक समय के बाद ऐसी चीज़ होती है कि वो रिपीट होना चालू होती है। अभी जैसे इसके पहले मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सपोज के साथ इफ़ का इस्तेमाल नहीं करते। तो सपोज के साथ इफ़ का इस्तेमाल नहीं करते, इन केस के साथ इफ़ का इस्तेमाल नहीं करते, वुड दैट के साथ इन इफ़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और शुड के साथ, अगर शुड स्टार्ट में इस्तेमाल किया गया हो कंडीशन लगाने के लिए, तो इसके साथ भी हम इफ़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखो। सपोज के साथ इफ़ का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना, तो सपोज हटा दो या इफ़ हटा दो। इन केस के साथ इफ़ का इस्तेमाल किया गया तो इफ़ हटा दो, इन केस के साथ सेंटेंस बना लो। वुड दैट के साथ इफ़ का इस्तेमाल किया गया, इफ़ हटा दो, वुड दैट का इस्तेमाल कर लो। शुड के साथ इफ़ का इस्तेमाल किया गया, इफ़ हटा दो, शुड के साथ बना लो। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सब कंडीशन बताने के लिए आते हैं। चाहे इसको इस्तेमाल करो, चाहे इसको इस्तेमाल करो, चाहे इसको इस्तेमाल करो, चाहे इसको इस्तेमाल करो, चाहे इसको इस्तेमाल करो। अब इनके जोड़े बना के मत इस्तेमाल करो। इनके जोड़े बना के एग्जाम में आता है, तो अगर इनके जोड़े बना के एग्जाम में आ जाए, जैसे सपोज इफ सबसे ज्यादा आता है क्योंकि ये रिदम में फिट बैठ जाता है। इन केस इफ भी आ जाएगा क्योंकि रिदम में बैठ जाएगा। वुड दैट के साथ भी इफ लगा देगा तो सोचते रहोगे शायद हो रहा होगा, शायद हो रहा होगा, लेकिन अगर पढ़ के जाओगे कि इनको पेयर में नहीं इस्तेमाल करते हैं तो एग्जाम के क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। अब इसमें इतनी ही बात तो आपको बतानी थी ना, मतलब सिखाने जैसा क्या है कि इनको पेयर में इस्तेमाल नहीं करते। अगर पेयर में इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आसानी से आपको आ गया होगा। अब इसके अलावा बहुत पूरा जो अब तक ग्रामर पढ़े उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करनी है। चलो फटाफट रिवाइज कर लेते कहाँ कहाँ सेंटेंस सुपरफ्लुअस बनता है। सबसे पहले मॉडल में आओ। मॉडल जब पढ़ते हो तो मे और माइट की बात करते हैं। याद है आपको, मे और माइट की बात बताए थे। मे और माइट की डेफिनेशन क्या कहती है? मे और माइट इस्तेमाल होती है संभावना बताने के लिए, ठीक है ना। वो पॉसिबिलिटी बताती है, लाइकली बताती है, या प्रोबेबिलिटी बताती है, किसी चीज़ के होने की संभावना। संभावना के लिए पॉसिबिलिटी का भी इस्तेमाल किया जाता है, संभावना के लिए लाइकली का भी इस्तेमाल किया जाता है, संभावना के लिए प्रोबेबिलिटी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखो कि इनको भी जोड़े में मत इस्तेमाल करो। मे को माइट के साथ वैसे भी जोड़े में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मे को सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी के साथ इस्तेमाल कर लिया जाता है, मे को लाइकली के साथ इस्तेमाल कर लिया जाता है, मे को प्रोबेबिलिटी के साथ इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस में मे आया है तो पॉसिबली, लाइकली या प्रोबेबली नहीं आएगा। माइट आया है तो पॉसिबली, लाइकली और प्रोबेबली नहीं आएगा। इसी तरीके से मॉडल में अगर कैन और कुड की बात करें तो कैन एबिलिटी बताता है, कैपेबिलिटी बताता है। तो कैन के साथ एबल टू का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि एबल अपने साथ टू लेता है, तो कैन के साथ एबल टू इस्तेमाल नहीं करते। कुड के साथ एबल टू का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से कैपेबल अपने साथ जो है ऑफ लेता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है। तो कैन के साथ कैपेबल ऑफ या कुड के साथ कैपेबल ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस बना देगा। क्योंकि कैन और कुड अपने आप में एबिलिटी बता देता है, कैपेबिलिटी बता देता है, तो आपको एबल टू और कैपेबल ऑफ इनके साथ लेना नहीं होता है। इसी तरीके से हम 7 PM इवनिंग कई बार बोल देते हैं, 9 PM इवनिंग बोल देते हैं। तो PM अगर लगा है तो इवनिंग बोलना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो PM के साथ इवनिंग का, AM के साथ मॉर्निंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर एक और एरर आपके एग्जाम में आता है, डिस्पाइट ऑफ लिख के आता है, डिस्पाइट ऑफ। तो ध्यान रखिए कि डिस्पाइट ऑफ गलत होता है। डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। तो इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, डिस्पाइट अपने आप ऐसे लिखते हैं, पर डिस्पाइट ऑफ लिखना गलत होता है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाना गलत है। अगर हम बात करें कजिन की या हम बात करें सिबलिंग की, तो सिबलिंग में या फिर कजिन बोलने में अपने आप में भाई बहन इंक्लूड होता है। तो कजिन के अंदर ब्रदर सिस्टर ऑलरेडी इंक्लूड होता है। सिबलिंग के साथ भी हम ब्रदर सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करते। तो कजिन के साथ सिस्टर और ब्रदर का यूज के सुपरफ्लुअस होता है, सिबलिंग के साथ भी ब्रदर सिस्टर का यूज केस जो है वो सुपरफ्लुअस सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से जब हम कंजोर्ट बोलते हैं या स्पाउस बोलते हैं, इसका मतलब है जैसे मैं हस्बैंड हूँ तो मेरा जो स्पाउस होगा वो मेरी वाइफ हो जाएगी। तो नेक्स्ट बेटर की बात करते हैं, नेक्स्ट बेटर हाफ की बात करते हैं इसमें। तो कभी भी हम कंजोर्ट के साथ या स्पाउस के साथ जो है हस्बैंड और वाइफ नहीं लगाते। आम बोलचाल की भाषा में लगा लेते हैं, ग्रामेटिकली नहीं लगाते हैं। तो हम यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ इसके साथ नहीं लगाएंगे, गलत होगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कंसेंसस का मतलब होता है जन्म है। कई बार बोलते हैं ना कंसेंसस ओपिनियन कराना है, आम बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं। जैसे कंसेंसस हमेशा जनमत होता है, ठीक है ना, हमेशा जनमत होता है, लोगों का मत होता है। तो उसके अंदर मत ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो कंसेंसस के साथ ओपिनियन लगाना गलत होता है। कंसेंसस कंसेंसस अपने आप में अकेले आता है, इसके साथ ओपिनियन इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरीके से अगर मैं ड्यूरिंग की बात करूं, ड्यूरिंग एक पीरियड होता है तो इसके साथ पीरियड का इस्तेमाल करना गलत होता है। वाइल भी एक पीरियड होता है, दौरान जिसको बोलते हैं, तो ये पेयर में नहीं आते हैं। अगर आपने ड्यूरिंग इस्तेमाल किया तो पीरियड और वाइल इसके साथ इस्तेमाल नहीं करोगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं, अवेट का मतलब होता है जैसे डिस्पाइट था वैसे अवेट था। अगर अवेट की बात करूं तो अवेट अपने साथ फॉर नहीं लेता है, अवेट अपने साथ फॉर नहीं लेता, ये गलत होता है।
क्यों? क्योंकि अवेट की जो मीनिंग होती है ये होती है वेट फॉर, ये होती है वेट फॉर। तो वेट फॉर लिखना सही है, अवेट लिखना सही है, पर ये लिखना पूरी तरीके से गलत होता है। इसी तरीके से अगर मैं काइंडली बोलूं या रिक्वेस्ट बोलूं तो काइंडली भी एक तरीके का रिक्वेस्ट है, तो काइंडली और रिक्वेस्ट एक साथ नहीं आता है। काइंड के साथ प्लीज नहीं आता क्योंकि प्लीज भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, और रिक्वेस्ट के साथ प्लीज और काइंडली नहीं आता, तो ध्यान रखो इनको जोड़े में नहीं इस्तेमाल करते। अब थोड़ा आते हैं कुछ फ्रेजेज हैं जिनका इस्तेमाल करके एग्जाम में को क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे रैन कैट्स एंड डॉग्स लिखा होता है, हम कई बार ये बोलते हैं ना, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। जो कैट्स एंड डॉग्स होता है इसका मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। कह रहे हैं ना कि बारिश हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो हम ये स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये एक्चुअली गलत है। क्यों? क्योंकि जब कैट्स एंड डॉग्स लिखते हैं ना तो लाइक जो होता है ना ये इसके साथ सुपरफ्लुअस हो जाता है, तो लाइक का इस्तेमाल इसके साथ नहीं करते हैं। तो इट इज रेनिंग, इसका करेक्ट जो वर्जन होगा, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसके साथ लाइक नहीं लगाते, इसके साथ लाइक्स नहीं लगाते। तो ध्यान रखिएगा कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स के साथ लाइक नहीं लगाते। इसी तरीके से बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स। बैग एंड बैगेजेस का मतलब होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, पूरे सामान के साथ। इसके अंदर विथ ऑलरेडी छुपा रहता है, तो कई बार जो है हम बोलते हैं ना, ही फ्लेड अवे विथ हिज बैग एंड बैगेजेस। तो विथ बैग एंड बैगेजेस जब बोलते हैं तो रिदम के हिसाब से सही लगता है, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं विथ बैग एंड बैगेजेस, लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। तो बैग एंड बैगेजेस का मतलब होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स। इसके अंदर विथ छुपा होता है, इसके साथ एक और अगर विथ लगा दिया विथ बैग एंड बैगेजेस, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। इसी तरीके से टूथ एंड नेल, जब हम बोलते हैं टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर पूरी ताकत से। तो जो विथ होता है ना, विथ फुल पावर, इसके अंदर मतलब इसकी मीनिंग होती है विथ फुल पावर। तो विथ ऑलरेडी छुपा होता है, तो इसके साथ विथ का इसके साथ भी इस्तेमाल नहीं करते। तो ध्यान रखिए, बैग एंड बैगेजेस के साथ, टूथ एंड नेल के साथ विथ का इस्तेमाल नहीं करते, और रैन कैट्स एंड डॉग के साथ हम लाइक का इस्तेमाल नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिए। अब इसके बाद बात करें, एक और आता है आपके पास फ्ली। अब इसके साथ जो एग्जाम में आपके आता है वो आता है फ्ली अवे, ये लग के आता है। इसके साथ अवे का यूज गलत है। क्यों? क्योंकि फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे, रन अवे। तो रन के साथ अवे लगाते हुए ठीक है, लेकिन फ्ली के साथ अवे लगाते हुए गलत है। या तो रन अवे लिख दो या तो फ्ली लिख दो, क्योंकि फ्ली का मतलब ही रन अवे है, उसके अंदर अवे ऑलरेडी छुपा हुआ है। इसके बाद बात करें, एक चीज है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, कवर करेंगे, जैसे निगार्ड शब्द है, कावड़ शब्द है, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में नाउन है। ठीक है ना? ये क्या होता है? जो कावड़ है ये नाउन है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एग्जेक्टिव है, तो इसके साथ हम कई बार क्या होता है, मैन या फिर बॉय इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। ये नाउन है। जब ये आएगा जैसे ही इज ए कावर्ड, इसके साथ मैन या फिर बॉय लगाना, ही इज ए कावर्ड मैन या ही इज ए कावर्ड बॉय लिखना, पढ़ना, बोलना, ऐसा सही लगता है आम भाषा में, लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं, क्योंकि कावर्ड अपने साथ नाउन है, ये अपने बात फिर मैन नहीं लेगा। कावर्डली मैन लिखते हैं, अगर हम इसके साथ एल वाई जोड़ दें, अगर हम इसके साथ जोड़ दें, इसके साथ मैन या फिर बॉय हम लिख सकते हैं, ये लिखना सही है, लेकिन इसके साथ मैन और बॉय लिखना गलत है। ये वाली जो चीज है वो एडवर्ब के चैप्टर में थोड़ा सा और कवर करते हैं, कि जब इसका एग्जेक्टिव वर्जन बनाना, एडवर्ब वर्जन बनाना हो, तो इन ए कवर्डली मैनर, इन ए निगार्डली मैनर, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका थोड़ा सेक्शन अपन वहां पे भी कवर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि कवर्ड के साथ मैन और बॉय या नाउन जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। अगला है ट्विंस के साथ दो, ट्रिपलेट्स के साथ तीन इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ट्विंस का मतलब ही दो हो गया, ट्रिपलेट्स का मतलब तीन हो गया, तो इसके साथ दो और तीन न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से जब हम फ्रेंड की बात करते हैं, तो कई बार फेसबुक पे आपने देखा म्यूचुअल फ्रेंड लिखा रहता है, तो वो आम बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, सिर्फ फ्रेंड होता है। तो जो फेसबुक पे लिखा हुआ आता है वो ठीक नहीं है, वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, वो आम बोलचाल की भाषा में ठीक है। इसके बाद बात करें, जैसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट, ठीक है ना? तो जो एग्रीमेंट होता है वो हमेशा म्यूचुअल होता है। एग्रीमेंट जो होता है ये हमेशा म्यूचुअल होता है, ये हमेशा म्यूचुअल होता है। अगर एग्रीमेंट म्यूचुअल है तो उसके साथ म्यूचुअल का इस्तेमाल करना अपने आप में गलत होता है। अगर ये म्यूचुअल है तो इसका जो यूज होता है अपने आप में गलत होता है। फिर जब हम बात करते हैं रिलेटिवली या कंपेरेटिवली, तो जब रिलेटिवली होता है तो ये जब रिलेट कर रहे होते हैं तो ये अपने आप पे कंपेरेटिव डिग्री होता है, और कंपेरेटिवली जब बोलते हैं तो अपने आप पे कंपेरेटिव डिग्री होता है। तो इसके साथ दूसरा कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करते, इसके साथ पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके साथ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना सही है, कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल इसके साथ गलत होता है। जैसे हम लिखते हैं ना कि रिलेटिवली बेटर, तो रिलेटिवली बेटर लिखना गलत है, रिलेटिवली गुड लिख सकते हो, ठीक है ना? रिलेटिवली फास्ट लिख सकते हो, लेकिन फास्टर लिखना गलत होता है। अगला है द रीजन वाई के साथ, जब आप रीजन की बात करते हो
और बिकॉज की बात करते हो तो बिकॉज भी क्या करता है, बिकॉज भी तो आपका रीजन ही बताता है। तो द रीजन वाई के साथ जो बिकॉज का यूज है, बिकॉज का यूज है गलत होता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं ब्लंडर की, तो ब्लंडर का मतलब बिग मिस्टेक होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिग मिस्टेक, इसका मतलब होता है बिग मिस्टेक। और तो ब्लंडर के साथ बिग लिखना बिल्कुल गलत है, ब्लंडर के साथ बिग लिखना बिल्कुल गलत है। बिग मिस्टेक के साथ बिग लगाते हैं, ब्लंडर के साथ बिग या ह्यूज जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वरना वो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। इसी तरीके से जब हम टेल और टोल्ड की बात करें, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे इसके क्वेश्चन बनते हैं। टेल टू टोल्ड टू लिखा हुआ आता है, तो टेल टू और टोल्ड टू नहीं होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं करते। से के साथ टू लगाते हैं, सैड के साथ टू लगाते हैं, लेकिन टेल और टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते हैं। तो ध्यान रखिए, टेल और टोल्ड के साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर उसके बाद बात करें ऑन द कॉन्ट्रेरी की बात करते हैं, ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी की बात करते हैं और इंटर की बात करते हैं। जब हम ऑन द कॉन्ट्रेरी की बात करेंगे तो ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब हो गया अपोजिट। दो अपोजिट की बात करें, एक स्टेटमेंट बात किया हमने, उसके बाद बोला ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट, इसके दूसरी साइड पे। तो सेम काम बट भी करता है। सेम काम क्या करता है, बट। बट दो अपोजिट बातों को जोड़ता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी भी दो अपोजिट बातों को जोड़ता है। तो इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी के साथ बट का इस्तेमाल करना गलत है, बट के साथ ऑन द कॉन्ट्रेरी का इस्तेमाल करना गलत है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इंटर के साथ हम इंटू नहीं लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई हैव इंटर्ड इनटू द रूम, ये गलत होता है। आई हैव इंटर्ड द रूम ये सही होता है, इंटर अपने साथ इंटू नहीं लेता है। आई इंटर्ड इनटू एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट तो अपने आप में सही है। आई इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट तो यहाँ पे सही है। एग्रीमेंट जब इस्तेमाल हो शब्द तो उसके साथ इंटर के साथ इंटू ले सकते हो। अगर एग्रीमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं है तो इंटर के साथ आप इंटू नहीं लेते हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर एक्सीड, ध्यान रखो, एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज से अधिक होना, और मोर देन का मतलब भी होता है अधिक होना। तो एक्सीड और मोर देन एक साथ इस्तेमाल नहीं होता है, ये दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा चीज आता है जैसे रिलेटेड टू या कंसर्न विथ, जिसका मतलब होता है किसी ना किसी के रिगार्ड में बात कर रहे होते हैं, किसके रिगार्ड में, कंसर्न विथ। तो रिलेटेड टू या कंसर्न विथ के साथ रिगार्डिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। जब रिलेटेड टू की बात कर रहे हैं, कंसर्न विथ की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ रिगार्डिंग की बात नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, ये आपस में भी एक साथ नहीं आते हैं, और इन तीनों में से कोई एक साथ नहीं आता है। ये सब सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। मोटा मोटा सुपरफ्लो सेंटेंस क्या है, दो सेम मीनिंग कन्वे करने वाली जो चीजें हैं वो एक साथ इस्तेमाल नहीं की जाती है। समझ में आया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे मैं ब्रीज की बात करता हूं, तो कई बार आपको एग्जाम में लिख के आता है कि जो ब्रीज है वो स्ट्रांग है, ठीक है ना। स्ट्रांग, तो ध्यान रखिएगा कि स्ट्रांग ब्रीज आपको यूज नहीं करना है। ब्रीज जो होती है वो हमेशा लाइट और जेंटल होती है। तो इसके साथ जो है, ब्रीज के साथ जो है स्ट्रांग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ब्रीज जो होती है ना, जब समुद्र के किनारे जा रहे हो तो जो ठंडी हवा का झोंका आता है उसको ब्रीज बोलते हैं, वो बहुत लाइट और जेंटल होती है, उसके साथ स्ट्रांग भी ब्रीज इस्तेमाल नहीं करते। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा और, हम कम अक्रॉस की बात करते हैं। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात होना। इसके साथ दो चीजें इस्तेमाल नहीं करते, एक तो विथ का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरा सडनली का इस्तेमाल नहीं करते केम अक्रॉस के साथ। ध्यान रखिएगा, जब केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना, सडनली का मतलब भी अचानक होता है, तो सडनली इसके साथ लगाओगे तो क्या होगा कि वो सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देगा। और केम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से मुलाकात होना, विथ ऑलरेडी हिडन रहता है, विथ का इस्तेमाल भी इसके साथ नहीं करते हो। एक चीज और जरा ध्यान से देख रहे हैं, जब हम यूनिवर्सली बोलते हैं तो सब जगह हो गया। यहीं पे एवरीवेयर का मतलब सब जगह होता है, यूबिक्यूटिस का मतलब भी सब जगह होता है, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो सब जगह प्रेजेंट हो, और एवरीवेयर का तो मतलब वही है, एवरीवेयर दो बार रिपीट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सली के साथ एवरीवेयर, यूबिक्यूटिस, ओमनी प्रेजेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं अप्रोच की, तो अप्रोच का मतलब होता है किसी के नियर जा रहे होते हैं, तो अप्रोच के साथ नियर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके साथ नियर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरीके से जब थ्रू आउट की बात करते हैं, मतलब पूरा, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, इसके साथ होल का इस्तेमाल नहीं करते, इसके साथ होल का इस्तेमाल नहीं करते। जब आप इलस्ट्रेट करते हो, ठीक है ना, तो इलस्ट्रेट के साथ ध्यान रखो कि जो प्रीपोजिशन अबाउट होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन अबाउट का इस्तेमाल नहीं करते। तो एग्जाम में आता है तो इलस्ट्रेट के साथ अबाउट का यूज करना गलत होता है। द थिंग और एनी अदर नाउन, ठीक है ना। एक चीज और समझो, हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे, क्या रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे, इसको जरा समझना। रिलेटिव प्रोनाउन के केस में जब भी आपने हु लगाया होगा, हुम लगाया होगा, विच लगाया होगा, ठीक है ना, और दैट लगाया होगा, ठीक है ना, या हुज लगाया होगा, ध्यान से देखा होगा कि ये जो हु, हुम और हुज है, ये आता है पर्सन के लिए, ये आता है पर्सन के लिए। तो जो एंटीसीडेंट होता था वो इनका पर्सन होता था,
विच और दैट के केस में एनिमल या थिंग भी हो सकता था, विच थिंग्स के लिए आती है, तो इसके पहले पर्सन या थिंग्स होते रहते हैं। इसी में मैंने एक चीज है जो आपको नहीं पढ़ाया है, इट्स कॉल्ड व्हाट। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करता है। वो उस केस में इस्तेमाल होता है जब यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट प्रेजेंट ही ना हो। क्या हो? एंटीसीडेंट प्रेजेंट ना ही हो। तो वही बात हो रही कि गलती से अगर व्हाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन अगर इस्तेमाल हुआ हो सेंटेंस में, तो ध्यान से देखिए उसके पहले कोई पर्सन या थिंग नहीं आना चाहिए। क्या? अगर व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो तो कोई पर्सन या फिर जो थिंग है वो नहीं आना चाहिए। अगर वो आया है तो उसके साथ व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते हो। वैसे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनते, इसको अगर आप छोड़ना तो छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाते वक्त ये व्हाट छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने 2004 से 2024 तक देखा कोई क्वेश्चन बना नहीं है, कुछ ऐसा खास क्वेश्चन बनाने लायक होता भी नहीं, इस वजह से इसको कवर भी नहीं किया मैंने। ठीक है ना? सफिशिएंट की अगर बात करें, सफिशिएंट का मतलब होता पर्याप्त, इनफ का मतलब होता पर्याप्त, तो सफिशिएंट और इनफ एक साथ नहीं आते। इसी तरीके से अगर क्वाइट की बात करें तो क्वाइट के साथ ऑल का या कंप्लीटली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पीरियड के साथ ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं करते। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीजें आप ध्यान रख लोगे तो लगभग लगभग आप सुपरफ्लुअस सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लोगे। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्यूनरल, फ्यूनरल होता है वो एक तरीके की सर्विस होती है, तो फ्यूनरल के साथ सर्विस का इस्तेमाल नहीं करते हो। डेथ वाली जो फ्यूनरल जब मनाई जाती है तो एक तरीके से सर्विस ही तो होती है वो, तो फ्यूनरल में सर्विस छुपा रहता है, तो फ्यूनरल के साथ सर्विस नहीं लगाते। इनफ के साथ वेरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनफ के साथ सफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं करते, इनफ के साथ वेरी का इस्तेमाल नहीं करते। कंप्राइज का मतलब होता है कंजिस्ट ऑफ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कंजिस्ट ऑफ। तो ये लिखना सही है, ये लिखना सही है, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ लिखना गलत होता है। फैमिली में मेंबर ऑलरेडी छुपा रहता है। कई बार आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा मेरे फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, फैमिली होता है, फैमिली मेंबर इनकरेक्ट होता है। इसी तरीके से रिसेप्शन जो होता है वो पार्ट मतलब एक तरीके की पार्टी होती है, रिसेप्शन के साथ पार्टी लिखना गलत होता है। जैसे मैंने बोला आई इन्वाइटेड हिम टू माई रिसेप्शन, आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? भाई मेरे रिसेप्शन पार्टी में आ जाना। तो रिसेप्शन पार्टी आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, और आम बोलचाल की भाषा को बोलते हैं कोलोकोल इंग्लिश। आम बोलचाल की भाषा कोलोकोल इंग्लिश। और ग्रामेटिकली जो करेक्ट होता है वो होता है सिर्फ रिसेप्शन, रिसेप्शन के साथ पार्टी का इस्तेमाल नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों को एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये मैं पूरी पीडीएफ एनोटेशन विदाउट एनोटेशन पीडीएफ और पूरा क्वेश्चन बैग आपके साथ मैं भेज दूंगा, जिससे आप अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। ये जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई है, इन पे मैंने 31 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। इन पे मैंने 31 क्वेश्चन फ्रेम किए। जैसे ध्यान से देखो, मे के साथ पॉसिबल यहाँ पे इस्तेमाल है, ठीक है ना? कुड के साथ एबल इस्तेमाल है यहाँ पे, पीएम के साथ इवनिंग इस्तेमाल है यहाँ पे, डिस्पाइट के साथ ऑफ इस्तेमाल है, कजिन के साथ सिस्टर इस्तेमाल है, काइंडली के साथ प्लीज इस्तेमाल है यहाँ पे, और ध्यान से देखो कंसोर्ट के साथ वाइफ इस्तेमाल है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कंसेंसस के साथ ओपिनियन इस्तेमाल है यहाँ पे। ये सारा तो ये क्वेश्चन तो अभी समझ में आ गया होगा, ये सब पेयर एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे, इनमें से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये सारा मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे आप इसको एक बार पढ़ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा। अगर डाउट आएगा तो वापस ये चार्ट देख लीजिएगा, जितने चार्ट में शब्द हैं उन्हीं पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए, सब आपको नंगी आंखों से दिख जाएगा, एकदम खुली आंखों से दिख जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं दिखेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये सारा का सारा आप कर लीजिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने पूछे गए एग्जैक्टली वो मैं आपको करा देता हूँ। सबसे पहले 2024 से स्टार्ट करता हूँ। 2024 वाले मैंने सबसे लास्ट में रख रखे हैं। 19 से लेकर अगर 23 की बात करें जो है, ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस के और सीजीएल 2024 प्री के, एमटीएस के और सीएचएसएल के सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। कोई भी एक क्वेश्चन छोटा नहीं है। मैंने 2004 से 2024 तक सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। इससे बहुत क्वेश्चन नहीं बनता है, कुल मिला जुला के मेरे को 23 क्वेश्चन मिला स्पॉट द एरर का सेक्शन में 2004 से 2024 तक। ये मैंने सिर्फ स्पॉट द एरर का सेक्शन कवर किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखना, टुडे इन ए फिट ऑफ फ्रेंजीज रीज एंड जीलेसी। अगर किसी बच्चे की वकैब अच्छी है तभी उस बात को समझ पाएगा कि ये सीएचएसएल 2023 का जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस है। जैसे मैं रेज की बात करूं, रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा, एंगर। और फ्रेंजी का मतलब क्या होता है? फ्रेंजी का मतलब होता है उन्माद, रेश एंड गुस्सा। तो ये दोनों शब्द जो है सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, ये दोनों शब्द सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, और रेज को मॉडिफाई किया गया है फ्रेंजी से। तो ये ऑलरेडी जो मीनिंग कन्वे कर रहा था उसको और उसकी ग्रेविटी नहीं बढ़ाई गई है, उसको सेम वर्ड से, मतलब जो मीनिंग ये कन्वे कर रहा है वही मीनिंग ये भी कन्वे कर रहा है, इसी से मॉडिफाई करा दिया गया है। तो सेंटेंस को क्या कर दिया गया? सुपरफ्लुअस बना दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंजी जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहा है। किसी की वोकैब अच्छी होगी तब ये कर पाएगा। जो मैंने अभी चार्ट लिस्ट बनाई उसमें ये नहीं था, फ्रेंजी शब्द नहीं था। ऐसे कोई भी दो शब्द हो सकते हैं जो सेम मीनिंग कन्वे करते होंगे, तो कोई दो शब्द सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो उनको एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला, आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, रॉट नाउ स्पेलिंग गलत है। आई कैन नॉट
टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग वेरी बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। मैं बोला कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। सेंटेंस की मीनिंग ये है। जरा ध्यान से इस सेक्शन को देखिएगा। अगर मैं आपका ध्यान इस सेक्शन पे लेके आना चाहूँ तो इस सेक्शन को देखिएगा। जब मैं बोलता हूँ कि आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो जो एम होता है या इज होता है, इज होता है या आर होता है या वॉज होता है या वर होता है, इसका मतलब क्या होता है। जब हम इसको लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होना होता है। इसका मतलब क्या होता है, होना। मैं हूं, मैं था, वॉज वर इस्तेमाल होता है तो मैं था। आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, ठीक है ना। आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। और जो बीइंग का इस्तेमाल होता है, जो बीइंग का इस्तेमाल होता है, इसका भी मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है होना। तो जो इज आर एम है वही मीनिंग कन्वे कर रहा है जो बीइंग कन्वे कर रहा है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, बीइंग वेरी बिजी, बीइंग वेरी बिजी, आई कुड नॉट कम, आई कुडंट कम, बहुत बिजी होने की वजह से मैं नहीं आ सकता। तो ये बीइंग से हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया और मैंने आपको बताया जब भी बीइंग से स्टार्ट हो तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसको यहाँ पे रखिएगा और रख के ये देखिएगा कि ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका भी सब्जेक्ट है, इसका मतलब सब फिट है। मैं ही बिजी हूँ, मैं ही नहीं आ रहा हूँ, मतलब ये आई इसके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, मैं बिजी हूँ, बिजी होने की वजह से। तो बी भी यहाँ पे होने की मीनिंग कन्वे कर रहा है। और एक तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा इस्तेमाल करते हैं जब हम पैसिव वॉइस में बना रहे होते हैं, इज आर एम के साथ हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, वॉज वर्ब के साथ हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। तो यहाँ पे अगर उस चीज को भी चेक करोगे कि बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं है, इसका मतलब बीइंग यहाँ पे इलॉजिकली डाला गया है। आई एम बीइंग वेरी बिजी, मैं हूं और बिजी होने की वजह से, तो मैं हूं और बिजी होने की वजह से कोई मतलब नहीं बनता। यहां सिंपली आपको लिखना है आई एम वेरी बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, आई एम वेरी बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, बीइंग वेरी बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। तो आई एम हटा दो या तो बीइंग हटा दो, आई एम हटा दो या तो बीइंग हटा दो, दोनों में से कोई एक चीज रह सकते हो। तो आई एम वेरी बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, या तो ये लिख लो बीइंग वेरी बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, ये या तो रख लो, तो दोनों से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इस जगह पे सेंटेंस सुपरफ्लुअस है, इस पर्टिकुलर जगह पे एरर है। अगला है सी फॉरबिड हिम नॉट टू इंटर द रूम। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। जरा ध्यान से देखो, एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है और इसके साथ नॉट का इस्तेमाल किया। ये अपने आप में निगेटिव है और जब ये निगेटिव है तो इसके साथ नॉट लगाना, सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाना है, तो ये इसके साथ नहीं लगना चाहिए, नॉट यहाँ से रिमूव कर दो। अगला है योर नेम प्रिसीड्स बिफोर माइंड। प्रिसीड मतलब पहले होता है, बिफोर मतलब पहले होता है, तो प्रिसीड और बिफोर एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ से बिफोर हटा दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला है आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। ये आपका सीजीएल 2022 मेंस में है। तो अगर मैं बात करूं, रेस्ट ऑफ का मतलब रिमेनिंग होता है और रिमेनिंग का मतलब भी रिमेनिंग होता है, तो अपने आप में रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग एक साथ इस्तेमाल करना गलत है। तो आप यूं लिख सकते हो, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ इन माई नेटिव विलेज, रिमेनिंग हटा दो। या आप ये कह सकते हो, आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज, तो रेस्ट ऑफ हटा दो। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लो, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दो के दोनों एक दूसरे को सुपरफ्लुअस बना रहे हैं, जरूरत ही नहीं है जहां पे हमने डाल रखा है। अब इसके बाद थोड़ा वापस आते हैं और देखते हैं अगले में, जैसे ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी। ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। अगर जब वेरी की बात कर रहे हैं तो वेरी के साथ हम इनफ का इस्तेमाल नहीं करते और इनफ के साथ सफिशिएंट का भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। वेरी मतलब ज्यादा, इनफ मतलब पर्याप्त, तो दोनों एक दूसरे के बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। हम एक बार ये भी कर रहे हैं ज्यादा भी है और एक इनफ भी बोल रहे हैं पर्याप्त भी है, तो ये दोनों एक साथ नहीं आते। तो वेरी के साथ इनफ का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो ही वॉज वेरी काइंड, या ये लिख सकते हो ही वॉज काइंड इनफ टू इनवाइट मी। तो चाहे वेरी का इस्तेमाल करो चाहे इनफ, लेकिन एरर कहाँ पे, एरर इसी पे है। अगला, स्टडी इज गोइंग अंडर वे टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड इन द वाटर सप्लाई। जो एक स्टडी है, इज अंडर वे है या इज गोइंग है। तो अंडर होने का मतलब होता है जारी होना, गोइंग ऑन का मतलब भी होता है जारी होना। तो अंडर वे का मतलब भी जारी है, गोइंग का मतलब भी जारी है, तो दोनों सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहा है। तो स्टडी इज अंडर वे टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड इन द वाटर सप्लाई सही होगा, तो गोइंग यहाँ से रिमूव कर दो। अगला है आई इंजॉय जॉगिंग एंड आई इंजॉय प्लेइंग द पियानो। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आई इंजॉय लिखा हुआ है ना, वैसे तो पढ़ के लग रहा होगा सब सही है, आई इंजॉय जॉगिंग, ठीक है, ये ले लिया हमने, और एंड आई इंजॉय प्लेइंग द पियानो, ये सही है। आपने एक चीज देखा ना, ए बी प्लस बी सी जब लिखा होता है, ए बी
प्लस बी सी लिखा होता है मैथ्स में, थोड़ा सा इस बात को समझना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। ए बी प्लस बी सी लिखते हो ना, तो आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, बी बराबर ए प्लस सी, मतलब इस चीज को ऐसे भी लिखते हो। तो ग्रामर में क्या होता है कि अगर कोई चीज एक से कम बार, मतलब अगर जरूरत नहीं है तो उसे बार बार क्यों लिखें। सही ग्रामर तब लिखा जाता है जब जरूरत ना हो, जितना कम से कम लिखना पड़े उतना ही ज्यादा बेटर हो। तो जैसे मैंने आई इंजॉय लिखा, मैं इंजॉय कर रहा हूं जॉगिंग और ही इंजॉय प्लेइंग द पियानो, तो ठीक है। अब दोनों का जो सब्जेक्ट एक ही है तो एक ही बार इस्तेमाल करके काम कर सकते हो। ग्रामर में क्या होता है, अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा हो तो ये स्ट्रक्चर कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ध्यान रखो। ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में अगर आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है सुपरफ्लो सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाते। अब यहाँ पे मैं ही, ये जो वर्ब है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं ही सब्जेक्ट हूँ, तो वर्ब और सब्जेक्ट दोनों कॉमन है दोनों के लिए। तो आई इंजॉय जॉगिंग एंड आई इंजॉय प्लेइंग द पियानो, तो आई इंजॉय कॉमन है, तो ये आई इंजॉय यहाँ से हटा दो, कॉमन ले लो, आगे पहुंच गया। तो ये आई इंजॉय जो यहाँ पे लिखा हुआ ये हट गया। समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रामर में ये स्ट्रक्चर सुपरफ्लो सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, और ये स्ट्रक्चर जो है ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा मैं मैथ्स के फॉर्म में समझा रहा हूँ, मैथ वाले बंदे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। और आम बच्चे ऐसे समझ सकते हैं जिनकी मैथ थोड़ी वीक हो, एसएससी की तैयारी करो, मैथ इतनी सही तो होनी चाहिए कि ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी टाइम्स ए प्लस सी लिख सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर मैंने इसको डालता हूँ इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती डाल दिया मैंने, ठीक है। अगला है दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वुड नॉट नेवर फॉरगेट। देखो ओंट लिखा हुआ है, तो जब नॉट यहाँ पे है, नॉट और नेवर का एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो नेवर तो आप यहाँ से हटा दो, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अगला जरा ध्यान से देखना, द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक, जैसे ही रिटर्न के साथ बैक देखते हो, री के साथ बैक देखते हो, तुरंत सेंटेंस को करेक्ट कर लो। द टीचर्स एज वेल हैज स्टूडेंट ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टीचर्स एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स। अब क्या है कि उसने सबको इंक्लूड कर लिया, टीचर, टीचर के बाद सबको इंक्लूड कर लिया, उसके बाद ऑल और लगा दिया, ऑल और लगा लिया। द टीचर एज वेल एज ए स्टूडेंट, इसका मतलब पूरे हो तो गए, फिर ऑल का मतलब भी पूरा हो गया, और फिर क्या किया, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स भी लिख रखा है, तो ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। दोनों बातें मतलब दो बार क्यों ले रहे हो, एक ही बार लो ना। तो ऑल लगाना यहाँ गलत है, इसके साथ ऑल का यूज सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहा है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो गया, पूरा सब कवर कर लिया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऑल लगा दिया गया है, जो कि सही नहीं है, एक ही का इस्तेमाल करना है। ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप ठीक है, और द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट लेफ्ट फॉर द ट्रिप हो गया, अपने आप में सही है, ऑल का यूज यहाँ ठीक नहीं है। अगला है सी रिगार्ड्स निगोशिएटिंग प्राइजेस विद कस्टमर एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज। देखो जो एक्सपर्टीज है ना, ये अपने साथ स्पेशल नहीं लेता, एक्सपर्टीज अपने आप में ही स्पेशल बात है, स्पेशल स्पेशल होता है, एक्सपर्टीज भी कोई स्पेशल क्वालिटी है, तो एक्सपर्टीज होने का मतलब उसके पास स्पेशल है, तो स्पेशल इसके साथ नहीं लगता है। अगला है द न्यूज पेपर दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसीज। ये 12वां क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है यार। एक बच्चे को जब मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो मैं वहां पे ये बता रहा था कि अगर एक वर्ब, ध्यान से देखना है, वर्ब के साथ सब्जेक्ट आपको मैच कराना है। अगर एक वर्ब है तो एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब के लिए एक से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट दे दिया गया तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। यहाँ पे ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना, द न्यूज पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसीज। यहाँ एडमिट क्या है, एडमिट आपका एक वर्ब है। अब देखना है कि अगर न्यूज़पेपर एडमिट कर रहा है तो दे कौन है जो एडमिट कर रहे हैं, द न्यूज़पेपर एडमिट कर रहा है तो दे, न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है, कंबाइंड जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं वो सारे के सारे लोग वो एडमिट कर रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि एडवर्टाइजिंग समटाइम इन्फ्लुएंस करता है दियर एडिटोरियल पॉलिसीज। उनका जो एडिटोरियल पॉलिसीज है, एडवर्टाइजिंग जो है कभी कभी उसको इन्फ्लुएंस करता है। ये उन्होंने एडमिट किया है या न्यूज़पेपर्स ने एडमिट किया है, तो दे एडमिटेड दैट अपने आप में सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, द न्यूज़पेपर एडमिटेड दैट अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, वर्ब एक है, सब्जेक्ट एक ये हो गया और दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, एक आपका नाउन है दूसरा है प्रोनाउन। तो कई बार ऐसा होता है कि एक नाउन और एक प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन लगा के एक ही वर्ब, एक ही मेन वर्ब के साथ सेंटेंस बना दिया जाता है दो सब्जेक्ट देके। इसका मतलब है कि सेंटेंस सुपरफ्लुअस है, दो सब्जेक्ट की नीड नहीं, एक सब्जेक्ट की नीड है। द न्यूज़पेपर एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसीज, ये करेक्ट होगा, दे यहाँ से रिमूव कर दो। समझ में आया, दे अननेसेसरी डाला गया प्रोनाउन, क्योंकि वो रिदम में थोड़ा फिट बैठ रहा है कि द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसीज। समझ में आया, तो दे यहाँ पे अननेसेसरीली यूज है। अगला क्वेश्चन देखो, आई विल रिटर्न, रिटर्न के साथ बैक है, ये तो खुला खुला दिख रहा है। वी हैव टू रिटर्न बैक, ये भी खुला खुला दिख रहा है, रिटर्न के साथ बैक का इस्तेमाल नहीं होगा। अगला है माई फादर हैज रिटर्न बैक, देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, सीधे सीधे दिख रहा है।
आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। देखो यूजुअल टाइम, यूजुअल मतलब सेम होता है, सेम मतलब सेम होता है, तो या तो सेम टाइम या तो यूजुअल टाइम। सेम हटा दो अपने आप में करेक्ट हो गया, यूजुअल हटा दो अपने आप में सेंटेंस करेक्ट हो गया। यूजुअल और सेम का सेम मीनिंग होता है, तो सेम के साथ यूजुअल का इस्तेमाल नहीं करते। इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस, जब हम बैक बोलते हैं ना, इन द बैक ऑफ आवर हाउस का मतलब रहता है कि पीछे वाला साइड। तो जब हम हाउस के बैक की बात करते हैं तो उसके साथ साइड का इस्तेमाल नहीं करते। कॉपी में नोट कर लो, ये हमारी लिस्ट में नहीं था कि अगर हम घर के बैक की बात करते हैं तो ऑलरेडी मैं उसके पीछे वाली साइड की बात हो गई उसमें, उसके साथ और साइड का इस्तेमाल करना सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाना होता है। अगला है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। देखो जब हम बात कर रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, जब हम तुमसे मुलाकात की बात कर रहे हैं, और जब इन पर्सन की बात कर रहे हैं, तो जब इन पर्सन हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ही आपसे जाके मिलना होता है। इन पर्सन का मतलब है किसी से जाके मुलाकात ही तो कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखना है कि इन पर्सन के साथ आप मीटिंग का इस्तेमाल नहीं करते हो। क्या इन पर्सन के साथ आप मीटिंग का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहां से मीटिंग नहीं रिमूव कर सकते हो क्योंकि सेंटेंस की मीनिंग डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो यहां पे इन पर्सन हटा दो, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, बस इन पर्सन यहां पे सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहा है, तो यहीं तक आपको रखना है। क्योंकि इन पर्सन का मतलब होता है कि आप जाके किसी से मिल रहे हो, फोन पे बात नहीं कर रहे हो या किसी और माध्यम से बात नहीं कर रहे हो। आप इन पर्सन मतलब आप जब उसके पास तक जाओगे तो मुलाकात तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसके अंदर मीटिंग ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो यहाँ पे मीटिंग का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो करेक्ट कैसे करोगे? करेक्ट है इसको रिमूव करोगे। अगर स्पॉट दर का सेक्शन है तो इस वाले ऑप्शन में आपको टिक करना था, ना कि इस वाले ऑप्शन में टिक करना था। अगला है व्हेन धरुण heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back। रिटर्न के साथ बैक यूज नहीं होगा। दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। जो जस्ट और है और जो एग्जैक्टली है दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, तो जस्ट के साथ एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं करते। तो दिस हैपेंड जस्ट 5 years ago लिखो, या दिस हैपेंड एग्जैक्टली 5 years लिखो, अपने आप में सही होगा। या तो ये इस्तेमाल करो या तो ये इस्तेमाल करो, दोनों सही नहीं होगा। तो चलो कोई एक काट लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर बात करें, कुछ 3 क्वेश्चन और है। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। जो शुड नॉट एक्सीड है, एक्सीड के साथ हम मोर देन का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये आप हटा दो यहाँ से। ही आस्क सपोजिंग इफ, सपोज के साथ इफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो या तो सपोज हटा दो या तो इफ हटा दो। चलो मैंने सपोज हटा दिया। ही आस्क सपोज इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, ठीक है ना। उसने पूछा कि अगर वो फेल हो जाता तो वो क्या करता। तो इफ ही फेल्स की जगह इसको थोड़ा भी करेक्ट कर दो, इफ ही फेल्ड कर दो, क्योंकि ये पास्ट में है पूरा। टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। और वैसे भी अगर एग्जाम में आता तो अगर ये भी आप देख पाते सही से तो भी क्वेश्चन करेक्ट हो जाता, क्योंकि सारा एरर इसी वाले ऑप्शन में रखा हुआ है। अगला है द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस पहचानना, डिफरेंस बताना। जो है डिस्टिंग्विश का मतलब ही डिफरेंस बताना होता है। तो डिस्टिंग्विश के साथ डिफरेंस का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पे आप बिटवीन डिफरेंसेस ये हटा दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द पावर टू डिस्टिंग्विश इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। जो डिफरेंस जानने का या डिस्टिंग्विश उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है ये जानने का जो तरीका है, उसका बेसिस क्या है, साइंस और आर्ट है। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश और डिफरेंस दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये भी नोट कर लो, शायद अपने चार्ट में ये भी नहीं था, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश और डिफरेंस एक साथ इस्तेमाल नहीं करते। तो ये रहे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। टोटल 23 क्वेश्चन मुझे स्पॉट द एरर के सेक्शन में मिले 2004 से लेकर 2024 तक। सारा पूरा सब खंगाल रखा है। इससे ज्यादा क्वेश्चन होते तो सब लेके आते। मैंने 31 क्वेश्चन अपने से फ्रेम किया है ताकि आपको पूरा का पूरा जो है वो सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। भूले भटके इधर उधर से कुछ नया कुछ पूछे तो भी आप हो जाए। तो ये मैं पूरा का पूरा डबल कॉलम की पीडीएफ आपको दिए दे रहा हूँ, साथ में ये एनोटेशन पीडीएफ दे रहा हूँ, और बगैर एनोटेशन लिखा हुआ पीडीएफ भी बच्चों ने बोला था तो मैं वो भी दिए दे रहा हूँ। और इसके लिए आप माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो बच्चे मेरे मेंस बैच के साथ जुड़े हुए हैं ये सारा का सारा उनके ग्रुप में मिल जाता है और बाकी बच्चों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इस संकल्प बैच का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा इस सेशन के एंड में। देखो जो कंटेंट है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना, ये कंटेंट वो कंटेंट है जिससे एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जब भी पेपर होके आएगा मैं आपको सारा दिखा दूंगा कि अगर कुछ भी पूछा गया है तो यहीं से होगा। आप मेरी शुरू से लेके अभी तक की सारी सीट देख लो, क्वेश्चन का कलेक्शन देख लो, उसका पैटर्न देख लो। इसके बाद आप ग्रामर भी बाहर से ढूंढ रहे होगे कि और क्या आता है और क्या नहीं आता, कुछ नहीं मिलेगा। और देखो मैंने कितना शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में आपको कितना सारा कुछ कवर कराया है और कितना सही और सटीक तरीके से कवर कराया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप संकल्प बैच की मेरी सीरीज को सही से फॉलो भी करोगे, अपने दोस्तों के बीच में सही से इसको साझा भी करोगे, ताकि जिन बच्चों का इंग्लिश में अच्छे से स्कोर नहीं हो रहा है, उनको इंग्लिश में डर लग रहा है, तो एक बार उस सीरीज को सद्दत से फॉलो कर ले, उनका काम अच्छे से हो जाएगा। अगर आपकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तो मैंने नया बैच स्टार्ट किया है, निर्माण बैच, आप उसको ज्वाइन कर लो। मैं उसमें बहुत बेसिक से आपको चीज़ों को पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ को मैं कवर कराऊंगा
और फिर उसके बाद वापस। लेकिन अल्टीमेटली ध्यान रखना, ये जो सीरीज पढ़ा है यही आपको लास्ट में रिवीजन करना पड़ेगा। बेसिक बैच भी पढ़ लोगे तो ये वो कंटेंट है जिसको आपको रिवीजन के लिए हमेशा अपने पास रखना है। तो चलो आज की क्लास को टाटा बाय बाय बोलते हैं और अगली क्लास में वापस आपके साथ फिर से करेंगे।